वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 में पढ़ रहे थे और तो कक्षा 7 का एनसीईआरटी है, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर 15 है एनसीईआरटी में। जब हम लोग चैप्टर देखेंगे, ये चैप्टर 15 है और बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है लाइट यानी प्रकाश। तो इसी चैप्टर के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, इसी एनसीईआरटी क्लास 7 के अनुसार। बाकी 8वीं क्लास, 9वीं क्लास और 10वीं, 11वीं, 12वीं में हम लोग लाइट की चर्चा जरूर करेंगे। तो उसमें जो दिया रहेगा डिटेल में, उसके अनुसार हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरा टारगेट है क्लास 12 तक जितने सारे एनसीईआरटी के साइंस हैं उनको समाप्त कर देना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस लाइट को। बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी सूचना, जो लोग इसमें चैनल में हैं वे लोग जो लाइक करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे दोस्तों को, और जो लोग इसमें नए जुड़ेंगे वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। पहला है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये देखिए, ये एनसीईआरटी के अनुसार ही हम लोग पढ़ेंगे, जैसे क्लास 7 में दिया गया है। अब प्रकाश का परावर्तन अर्थात जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कक्षा 7 में क्या दिया है कि किसी दर्पण के द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कि जिधर से प्रकाश आ रही है, दर्पण उस प्रकाश को उधर की ओर ही भेज देता है। तो प्रकाश के इस प्रकार लौटने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? तो परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये देखिए, यह काम केवल दर्पण ही नहीं करता, कोई भी चिकनी सतह हो वह यह काम करता है। जैसे कि ये एक दर्पण है, यहाँ से लाइट आया, ये दर्पण क्या करेगा कि इसको उसी दिशा में भेज देगा। बीच में एक काल्पनिक रेखा आती है, आगे की कक्षा में हम लोग इसको चर्चा करेंगे डिटेल में, जिसको नॉर्मल यानी अभिलंब कहा जाता है। तो इसी पूरी प्रक्रिया को, इसी दिशा में लौट जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, तो प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत पहले हम लोग समझ लें कि दर्पण क्या है। दर्पण शीशे का एक पतला अपारदर्शी सतह होता है। अब देखिए, कोई भी शीशा पारदर्शी होता है, लेकिन जब उसके एक छोर को हम लोग रंग देंगे, किस चीज़ से? चांदी से, सिल्वरी कोटेड कर देंगे, तो वह अपारदर्शी हो जाएगा। अर्थात लाइट आके उसको पार नहीं कर पाएगा, टकरा के वापस लौट जाएगा, और इस प्रकार वह दर्पण कहलाएगा। और वह जो सतह रंगा हुआ नहीं रहता है उसको परावर्तक सतह कहते हैं। कौन सा? परावर्तक सतह। और जो रंगा हुआ रहता है उसको रंजित सतह बोलते हैं, रंगा हुआ सतह बोलते हैं। तो जनरली चांदी का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि सिल्वर क्या होता है? बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, सबसे अच्छा परावर्तक होता है। लाइट का एक भी पार्ट को अपने में से गुजरने नहीं देता है। अब तो एल्युमिनियम का भी प्रयोग होने लगा है परावर्तक के रूप में। तो ठीक है, प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया। आगे हम लोग इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। अब देखिए, दर्पण में क्या होता है? जो बाईं ओर का वस्तु है उसकी प्रतिबिंब दाईं ओर बनती है, और दाईं ओर की जो वस्तु है उसकी प्रतिबिंब बाईं ओर बनती है। छवि, प्रतिबिंब को ही छवि कहा जाता है। जैसे कि हमने क्या देखा होगा, जैसे कि ये शीशा है, इस शीशा में कोई लड़का खड़ा है, अगर वो दाहिने हाथ ऊपर किया है तो इसमें क्या दिखाएगा? बायां, इस तरह से। यानी कि इधर से यदि कोई बायां हाथ ऊपर किया है तो इस दर्पण में कहाँ दिखाई देगा? दाहिने तरफ। जैसे कि यदि कोई शीशा है,
दर्पण है, अगर R इस तरह से लिखा है तो इस तरह से उसको उल्टा दिखाई पड़ेगा। यानी कि जो राइट वाला पार्ट है वो लेफ्ट में दिखाई देगा और लेफ्ट वाला पार्ट राइट में दिखाई देगा, बायां वाला भाग दायां और दायां वाला भाग बायां। अब ऐसा क्यों होता है तो थोड़ा बहुत हम लोग समझ लें। जैसे कोई भी लाइट कहीं से आता है तो इसका मुंह दर्पण के सामने है तो टकराएगा तो इसका भाग यहाँ पे पक पड़ेगा, इसका भाग दर्पण से बाहर है तो इससे लाइट नहीं टकराएगा, और जब टकराएगा भी तो इधर उधर चितराएगा, दर्पण पे नहीं पड़ेगा। तो जो भाग दर्पण के सामने है वही भाग का तो छवि बनेगा, तो इसीलिए यह उल्टा दिखाई पड़ता है। समझ में आ गया? तो बाईं ओर वस्तु का छवि अर्थात प्रतिबिंब दाईं ओर और दाईं ओर वस्तु का प्रतिबिंब बाईं ओर दिखाई पड़ता है। किसमें? दर्पण में। दर्पण को समतल दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण अर्थात प्लेन मिरर। क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। अब इसमें इस प्रकार के प्रक्रिया को लैटरली इन्वर्सन बोलते हैं। लैटरल इन्वर्सन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पार्श्व विवर्तन। क्या बोलते हैं? पार्श्व विवर्तन। बायां दायां दिखाई पड़ना और दायां बायां दिखाई पड़ना। अब हम लोग आते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्फेरिकल मिरर अर्थात किसी गोले का भाग है, किसी स्फेयर का भाग होता है, उसी का टुकड़ा होता है। तो जो दर्पण किसी गोले का भाग होता है, किसी स्फेयर का भाग होता है, उसी को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे कि यदि कोई मान लेते हैं 2 गोलीय दर्पण है, उसको सटा के बीच का भाग काट लें तो यह कहलाएगा कौन सा? यह कहलाएगा इस तरह से। जैसे कोई गोला है, गोला का इतना भाग हम लोग काट लिए और इसको अंदर से रंग दिए तो यह कहलाता है उत्तल दर्पण। जिसका अंदर वाला भाग रंगा हो और उभरा हुआ भाग रंगा नहीं हो, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। लेकिन जिसका बाहर वाला भाग रंगा हो और अंदर वाला भाग रंगा नहीं हो, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। तो हालांकि इसके 2 ही मेन भाग होते हैं गोलीय दर्पण के, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण को अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो देखें एक एक करके। सबसे पहले अवतल दर्पण क्या है? वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? तो धंसा हुआ हो। जैसे चम्मच का आंतरिक सतह, चम्मच का आंतरिक सतह जैसे कि ये है, जिसका परावर्तक सतह क्या है? अंदर से धंसा हुआ है, इस तरह से। बाहर में रंगा हुआ लेकिन अंदर से धंसा हुआ है, तो ये है इसका परावर्तक सतह। क्योंकि लाइट इधर तो रंगा हुआ है, तो लाइट जो है इधर से आएगा, इधर से आकर टकरा के वापस निकलेगा। तो इस प्रकार को दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर कहते हैं। अब जैसे कि एक चम्मच है, अब इस चम्मच में क्या होता है कि ये जो अंदर वाला भाग है, अंदर वाला भाग क्या होगा? अवतल दर्पण की तरह काम करेगा, लेकिन बाहर वाला भाग उत्तल दर्पण की तरह। जैसे कि इधर से कोई लाइट आ रहा है और चम्मच का ये भाग अगर इसके सामने है तो यह उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा, और अगर यही चम्मच का भाग, चम्मच का ये भाग सामने है उभरा हुआ, तो यह उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा। तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसको अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसको अवतल दर्पण कहते हैं। और जो रंगा हुआ भाग वो कहाँ पे होता है? वो उभरा हुआ होता है, रंगा हुआ भाग, जैसे एक चम्मच का आंतरिक सतह। और ठीक उल्टा, चम्मच का बाहरी सतह क्या हो गया? उत्तल दर्पण हो गया, अर्थात जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? उभरा हुआ हो, इस तरह से। इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण।
यानी कि जो रिफ्लेक्शन, ये वाला भाग जो है उभरा हुआ, ये रिफ्लेक्शन करे, ये परावर्तन का काम करे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे देखिए चित्र है, ये है, ये बाहर से रंगा हुआ है, इसमें क्या है, ये बाहर से रंगा हुआ है, बाहर वाला पार्ट, और ये अंदर वाला पार्ट क्या है, ये अंदर वाला पार्ट परावर्तक सतह है। तो कौन सा हो गया, अवतल दर्पण। ठीक उल्टा इसका अंदर वाला भाग जो धंसा हुआ है वो रंगा हुआ भाग है, तो ये हो गया परावर्तक सतह, उभरा वाला पार्ट हो गया परावर्तक सतह, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण देखिए, हम लोग इतना जो 7वीं कक्षा में दिया गया है हम लोग उसी के अनुसार पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ पूरा डिटेल में कवर हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग का क्लास बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, उसके अनुसार हम लोग का डिटेल भी बढ़ेगा। अब है कि आभासी प्रतिबिंब क्या है। देखिए प्रतिबिंब अब हम पहले समझ लें, हालांकि इसमें नहीं लिखा गया है, तो हम लोग आगे जब कक्षा में जाएंगे तो प्रतिबिंब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन क्लास 7 में हम लोग को प्रतिबिंब नहीं, आभासी प्रतिबिंब के बारे में दिया गया है, तो सब चीज़ें पढ़ते जाएंगे। पहले समझे कि वर्चुअल इमेज, जिसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। तो सबसे पहले समझे हम लोग आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं। प्रतिबिंब अब पहले समझ ले कि प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है। प्रतिबिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु, बिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु, और प्रति का मतलब होता है वस्तु की तरह दिखने वाला। तो वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जिसको स्क्रीन पे नहीं प्राप्त कर सकते हैं वह आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा, अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब। और जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वह वास्तविक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का मतलब होता है प्रकाशिकीय छाया। क्या होता है, प्रकाशिकीय छाया, ऑप्टिकल शैडो। तो सिंपल सी बात है कि जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, और जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसको बोलते हैं रियल इमेज, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे कि सिनेमा हॉल में क्या है, सिनेमा हॉल में पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर जो है वो उसको क्या है, वास्तव में एक्टिंग करने वाला एक्टिंग थोड़ी करता है, वो एक प्रकार का प्रकाशिकीय छाया है, वो एक इमेज है, वो वास्तविक प्रतिबिंब है। तो जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वह वास्तविक प्रतिबिंब, और जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह काल्पनिक प्रतिबिंब। तो एनसीईआरटी क्लास 7 के अनुसार यही इतना इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, तो दिमाग में नोट रखेंगे। अब देखिए समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो थोड़ा इसको समझ लेंगे हम लोग। पहले यहाँ से देख लें कि जो प्लेन मिरर है उसमें किस प्रकार का इमेज बनता है। तो सबसे पहला इरेक्ट बनता है, अर्थात सीधा बनता है। जितनी वस्तु की दूरी है दर्पण से उतना ही दूरी पर वह प्रतिबिंब भी बनता है। काल्पनिक या आभासी बनता है। तो क्या क्या बनता है पहले समझ लें। वस्तु के समान आकार के, वस्तु जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा इमेज भी बनता है। जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु रहती है प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पे बनेगा। आभासी या काल्पनिक बनेगा और हमेशा सीधा बनेगा। एक चीज़ दिमाग में नोट रखेंगे, जहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा वहाँ पे प्रतिबिंब सीधा बनता है, और जहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वहाँ पे प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो समतल दर्पण में अर्थात प्लेन मिरर में जो इमेज बन रहा है वो कैसा बनेगा, सीधा अर्थात इरेक्ट। काल्पनिक यानी कि आभासी, वस्तु के समान आकार का, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर। अब है कि इसको समझ ले कैसे कैसे बनता है। देखिए ये समतल दर्पण है, कोई आया, वस्तु मान लेते हैं यहाँ पे है, यहाँ से 2 लाइट निकला,
ये दो लाइट जब गुजरेगा तो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल बनेगा, एक अभिलंब बनेगा, एक काल्पनिक रेखा होती है जहाँ पे लाइट गिरता है वहाँ पे एक काल्पनिक रेखा बनता है, तो वहीं से वो रिटर्न होकर वापस आ जाएगा। एक चीज़ याद रखेंगे, परावर्तन में क्या होता है, जितना कोण पे प्रकाश आता है उतना ही कोण पे वापस भी लौट जाता है। तो जब इसको हम लोग इधर से देखेंगे तो मालूम कहाँ चलेगा कि ये लाइट यहाँ से आ रहा है। अब जितना दूरी पे ये वस्तु था इस दर्पण से उतना ही दूरी पे ये इमेज दिखाई पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट है अर्थात वस्तु, और ये इमेज है अर्थात प्रतिबिंब। और जितना बड़ा ये वस्तु है उतना ही बड़ा बनेगा, और साथ ही साथ ये इस तरह है सीधा तो ये इस तरह बनेगा। लेकिन लेटरली इन्वर्टेड बनता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या, अगर वस्तु ऐसे है तो इसमें बनेगा ऐसे, और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, और उल्टा बनेगा। समझ में आ गया होगा। अब है अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब, इमेजेज फॉर्म्ड ऑन कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जो है किस प्रकार बनता है, हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये चीज़ कई बार पूछा जा चुका है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। किसी भी परिस्थिति में इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बनता है। दिमाग पे इसको नोट कर लेंगे। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा होता है, देखिए जब वस्तु, एक ही कंडीशन है कैसा है, जब वस्तु अवतल दर्पण के बहुत ही करीब होता है, जब वस्तु अवतल दर्पण के बहुत करीब होता है तो उसी कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी, सीधा और आवर्धित अर्थात बहुत ही विशाल बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे दिमाग। तो अवतल दर्पण में सदैव वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन एक ऐसा कंडीशन है, जैसे ये मान लेते हैं कि अवतल दर्पण है, अगर इसके बेहद करीब कोई वस्तु है तो उस कंडीशन में कैसा बनता है इमेज जो होगा बहुत बड़ा बनेगा, और वो आभासी और सीधा बनेगा। अब कैसे बनेगा, जैसे कि मान लेते यहाँ पे कोई वस्तु है, अब ये वस्तु से कोई लाइट निकला, लाइट गुजरा, तो यह लाइट गुजरने के बाद यह क्या करेगा, इस तरह से गुजरेगा, इस तरह से, तो यहाँ पे कटेगा। तो यह इमेज जो होगा कितना बड़ा बन रहा है, इस तरह से। तो इमेज बड़ा बनेगा और साथ ही साथ क्या बनेगा, बहुत विशाल बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। अब देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग इसीलिए होता है दांत के डॉक्टर में। अभी हमने क्या बताया कि जब वस्तु बहुत ही नज़दीक हो तो उत्तल दर्पण हमेशा क्या बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो दांत के नज़दीक जैसे ही कोई डॉक्टर कोई अवतल दर्पण को ले जाएगा तो उसका बड़ा इमेज बना देगा। तो दांत के डॉक्टर, आँख कान गला के डॉक्टर, आँख नाक, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो इसका उपयोग है कि डॉक्टरों के द्वारा आँख नाक कान और गला की जांच की जाती है। डेंटल चिकित्सक जो होते हैं, दंत चिकित्सक, दांत के डॉक्टर, दांतों की एक बढ़ी हुई छवि देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। टॉर्च के परावर्तक में भी, टॉर्च का जो रिफ्लेक्टर होता है उसमें भी अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल किया जाता है। कारों और अन्य गाड़ियों के हेडलाइट्स में इसका इस्तेमाल होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने सारे एग्जाम्पल हैं ये एनसीईआरटी के हैं, इनसे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो एक एक को दिमाग में फिट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल खास करके। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, चूँकि यह बड़ा इमेज बनाता है तो इसीलिए दांत के डॉक्टर, आँख के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, गला के डॉक्टर अब जांच करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण का। दांत के डॉक्टर दांतों की एक बढ़ी हुई छवि को देखने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। टॉर्च के परावर्तक में भी इसका इस्तेमाल होता है, जो टॉर्च का रिफ्लेक्टर होता है उसमें भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है।
साथ ही साथ कारों और अन्य गाड़ियों के हेडलाइट में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये तो था अवतल दर्पण। अब हम लोग थोड़ा बहुत उत्तल दर्पण का देखें। देखिए उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है। उत्तल दर्पण अर्थात इमेजेज फॉर्म्ड ऑन कॉन्वेक्स मिरर। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। एक वस्तु हमेशा जो बनता है प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। एक बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं का प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि एक बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं का यह प्रतिबिंब का निर्माण करता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि उत्तल दर्पण एक बड़े क्षेत्र में जो वस्तुएं फैली होती हैं उनका यह प्रतिबिंब का निर्माण करता है। अर्थात निश्चित तौर पे जैसे कि गाड़ी का जो साइड मिरर है, किनारे वाला जो दर्पण लगा रहता है, कोई गाड़ी है मान लेते हैं, इसके साइड में जो दर्पण लगा रहता है, यह दर्पण में बहुत सारे गाड़ियां होती हैं, उनका प्रतिबिंब आसानी से दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वस्तु जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई रहती है उनको देखने के लिए इस प्रकार के कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। देखिए कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है और एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस कन्फ्यूजन का एक ही चीज़ है, किनारे उत्तल दर्पण, सामने अवतल दर्पण। दिमाग में नोट करेंगे, उत्तल किनारे, अवतल सामने। ड्राइवरों को यातायात को पीछे देखने में, अर्थात पीछे की वस्तु को देखने में जो ड्राइवर क्या करते हैं, किनारे में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं साइड मिरर के रूप में। तो उत्तल दर्पण के में जब भी पूछा जाएगा तो साइड मिरर क्या ही पूछा जाएगा, क्योंकि पीछे से गाड़ी बहुत सारा रहता है तो क्षेत्र विस्तृत है, तो सबको क्या करता है कि एक बिंदु पे ही सिकोड़ देता है, एक इमेज बना देता है। इसी कारण इसका इस्तेमाल साइड मिरर के रूप में करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं लेंस के बारे में देखते हैं। लेंस का उपयोग क्या है। तो सबसे पहले यूजेज ऑफ लेंस देखिए, दो अगर मिरर है उनको जोड़ के बनाते हैं इस तरह से, इस तरह से। तो एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। अब लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ पे है। यूजेज ऑफ लेंस, चश्मा, दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी बनाने में। तो तीनों चीज दिमाग पे नोट कर लेंगे कि लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ पे है। चश्मा बनाने में, दूरबीन अर्थात टेलीस्कोप बनाने में, और सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप बनाने में। याद रखेंगे। लेंस कितने प्रकार के होते हैं अभी हमने बताया, दो प्रकार के टाइप्स ऑफ लेंसेज। पहला है अवतल लेंस अर्थात कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा है अवतल लेंस अर्थात कॉनकेव लेंस। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। अब देखिए उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है, ऐसा। इसके दोनों किनारे पतले होते हैं और बीच वाला भाग मोटा होता है। ठीक उल्टा जो होता है अवतल लेंस, किनारों पर मोटे होते हैं और बीच में पतले होते हैं, ऐसा। अगर हम दो गोलीय दर्पण है, इनको जोड़ के इस तरह से शीशा से जोड़ दें और इतना भाग काट के हटा दें, तो इस प्रकार जो लेंस बनेगा ये अवतल कहलाएगा। और दो गोलीय दर्पण को हम लोग इस तरह से ऊपर साट के
इतने भाग के टुकड़े को हटा दें तो यह कहलाएगा उत्तल लेंस। क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस। एक चीज याद रखिएगा, यह जो लेंस होता है वह पारदर्शी अर्थात ट्रांसपेरेंट होता है, अर्थात इससे लाइट आर पार कर जाता है। तो दिमाग पर नोट रहना चाहिए, ये दर्पण है, इससे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन यह लेंस है, इसको लाइट पार कर जाएगा। लाइट क्या करेगा? पार कर जाएगा। तो जो लेंस होता है वह पारदर्शक यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है और इससे लाइट गुजर सकता है। याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए ये इमेज है उत्तल लेंस और अवतल लेंस का। उत्तल लेंस इसके बीच का भाग मोटा है और ये अवतल लेंस है जिसके बीच का भाग पतला है और किनारे का भाग मोटा है। यहाँ पे लिखा गया है कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव। अब है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है वो भी ध्यान देंगे। उत्तल लेंस में देखिए, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब एक ही तरह का बनता है। तो यह भी कंफ्यूज नहीं करना है, परीक्षा में ये सारी चीजें दिमाग में नोट करना है। उत्तल दर्पण में जैसा प्रतिबिंब बनेगा यह काम करता है उत्तल लेंस। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस इन दोनों में एक ही प्रकार से काम होता है और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस इन दोनों में एक ही प्रकार से काम होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब अर्थात इमेजेज फॉर्म्ड ऑन कॉन्वेक्स लेंस। तो जिस प्रकार अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है उसी प्रकार उत्तल लेंस में भी हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जब वस्तु उत्तल लेंस के बेहद करीब हो तो वह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित बनेगा, अर्थात बहुत ही विशाल बनेगा, बड़ा बनेगा। तो यही कंडीशन था अवतल दर्पण में भी कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव वास्तविक और उल्टा रहता है। ठीक उसी प्रकार उत्तल लेंस का भी यही कंडीशन है कि उत्तल लेंस में भी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है और रियल बनता है। लेकिन जब वस्तु उत्तल लेंस के बेहद करीब हो तो वह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित बनता है। यही प्रतिबिंब क्या था? अवतल दर्पण में ही बनता था। अब आवर्धक लेंस क्या है? देखिए, उत्तल लेंस को ही आवर्धक लेंस कहते हैं, मैग्नीफाइड लेंस भी कहते हैं। कभी कभी उत्तल लेंस में क्या होता है कि वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आवर्धित का मतलब ही होता है विशाल। तो आवर्धित लेंस अर्थात मैग्नीफाइंग लेंस, आवर्धित अर्थात विशाल वस्तुओं को देखने के लिए जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है उसे ही आवर्धित लेंस कहते हैं। और यह हमेशा उत्तल लेंस होता है। याद रखेंगे कि आवर्धित या विशाल प्रतिबिंब देखने के लिए जिस उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है उसी को ही आवर्धक लेंस कहते हैं। जैसे कि सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है कि छोटी चीज को बड़ा देखने में इस्तेमाल होता है। इसमें दो प्रकार का उत्तल लेंस होता है। तो इसमें हम लोग उत्तल लेंस का जो इस्तेमाल करते हैं वो बड़ा देखने के लिए, इस प्रकार को हम लोग मैग्नीफाइंग लेंस कहते हैं, आवर्धित लेंस कहते हैं। ठीक है, तो दिमाग पर नोट कर लेंगे। आवर्धित लेंस कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, अवतल नहीं होता है। और इसका इस्तेमाल माइक्रोस्कोप बनाने में होता है, सूक्ष्मदर्शी में। अब है कि अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब, इमेजेज फॉर्म्ड ऑन कॉनकेव लेंस, कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो ठीक उल्टा, जिस प्रकार उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है उसी प्रकार का प्रतिबिंब अवतल लेंस में बनता है। अवतल लेंस से बनता है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु की तुलना में छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी यानी काल्पनिक बनता है। तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु की तुलना में छोटा, सीधा
और आभासी यानी काल्पनिक बनता है। अब है कन्वर्जिंग लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी यानी कन्वर्जिंग लेंस। अब इसे क्यों कहते हैं समझ लीजिए। जैसे कि यह उत्तल लेंस है, जितनी सारी प्रकाश किरणें आएगी यह सभी को एक बिंदु पे सिकोड़ देगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं अभिसरण, कन्वर्जिंग बोलते हैं। एक बिंदु पे मिला देगा, सिकोड़ देगा, इसी को कहा जाता है अभिसरण। और इस प्रकार के लेंस को हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस। तो सामान्यतः जो उत्तल लेंस होता है उस पर जो प्रतिबिंब होता है एक बिंदु पर अभिसरित हो जाता है, सिकुड़ जाता है, एक बिंदु पर आके मिल जाता है। और इस कारण उत्तल लेंस को ही हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। और यही काम करता है हमारा अवतल दर्पण, यही काम करता है अवतल दर्पण भी। तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस जितने सारे प्रकाश किरणें हैं सभी को एक बिंदु पे लाके अभिसरित कर देते हैं, सिकोड़ देते हैं, मिला देते हैं। इसी कारण अवतल दर्पण को और उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस या कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। समझ में आ गया होगा। और ठीक उसका उल्टा है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग अर्थात अपसारी लेंस। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब होता है अपसारी लेंस। ये छितरा देता है, अर्थात विभिन्न विभिन्न डायरेक्शन में प्रकाश किरणों को मोड़ देता है। अवतल लेंस का मुख्य काम है प्रकाश की किरणों को विभिन्न दिशाओं में अपसरित करना, अर्थात फैला देना। इसी कारण अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। कि अवतल लेंस का मुख्य काम क्या है? प्रकाश किरणों को विभिन्न विभिन्न दिशाओं में अपसरित कर देना, अर्थात फैला देना। इसी कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। और यही काम करता है उत्तल दर्पण, यही काम करता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को भी हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि यह डाइवर्ज करता है, अपसरित करता है। जैसे कि यह एक अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। यहाँ से लाइट आएगा तो यह छितरा के इधर चल जाएगा, यहाँ से आएगा तो इधर चल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको क्या करते हैं? अपसरित कर देता है, अपसरण कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो यही काम करता है अवतल लेंस भी। कोई भी लाइट आएगा उसको इस तरह से फैला देगा, इस तरह से फैला देगा। तो इसी कारण अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि अवतल लेंस को भी अपसारी लेंस अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और साथ ही साथ उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। देखिए, अभिसरण का मतलब होता है एक बिंदु पर मिल जाना, और अपसरण का मतलब होता है एक विभिन्न विभिन्न दिशाओं में फैल जाना। समझ में आ गया होगा कि अवतल लेंस का मुख्य काम है प्रकाश की किरणों को विभिन्न विभिन्न दिशाओं में अपसरित कर देना, अर्थात फैला देना। इसी कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग लेंस, जैसे कि यहाँ पे देखिए चित्र में दर्शाया गया है। ये विभिन्न विभिन्न डायरेक्शन से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। यह अवतल लेंस है। यह क्या करता है? एक बिंदु पे जाके मिला दिया, और यहाँ पे विभिन्न विभिन्न दिशा से लाइट आ रही है। यह अवतल लेंस है। यह क्या किया? प्रकाश को छितरा दिया अलग अलग डायरेक्शन में। यहाँ से देखिए, लगता है कि एक बिंदु से आ रहा है। ठीक है, तो यह है उत्तल लेंस यानी अभिसारी लेंस, यह अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस। अब है श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट लाइट। सबसे पहले
कोई भी श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंगों से इसका निर्माण होता है। ये छठी कक्षा का जो एनसीईआरटी हमने पढ़ाया है उसमें ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से। ठीक है, 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बनता है श्वेत प्रकाश, जिसको हम लोग सनलाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सनलाइट। तो इसमें बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, यही 7 कलर से मिलके श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है। कौन कौन? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसको शॉर्टकट में बोलेंगे बैजानिह पिनाला। क्या बोलते हैं? बैजानिह पिनाला। अंग्रेजी में बोलते हैं विबग्योर। विबग्योर, भी से वॉयलेट, वॉयलेट अर्थात बैंगनी, आई से इंडिगो, इंडिगो अर्थात जामुनी, ब्लू अर्थात नीला, ग्रीन अर्थात हरा, येलो अर्थात पीला, ऑरेंज अर्थात नारंगी और रेड अर्थात लाल। इन्हीं 7 अलग अलग रंगों से मिलके श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है। और एक चीज याद रखेंगे, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, याद रखेंगे, और बैंगनी का सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए जो खतरे का जो सिग्नल होता है रेलवे लाइन पे या कोई खतरा हो, वो लाल रंग से दर्शाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये श्वेत प्रकाश है, कहीं से आ रहा है। जब ये इस छोटे से प्रिज्म से टकराया तो यह 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाता है। इसको पर्दे पर हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो इस प्रकार के टूटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस टूटने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण यानी कलर डिस्पर्सन, लाइट डिस्पर्सन बोलते हैं उसको, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, यहां पे हम लोग देख सकते हैं सबसे ज्यादा कौन बुरा? बैंगनी, उसके बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन व येलो, ऑरेंज और रेड। तो सबसे ऊपर में होता है लाल और नीचे में होता है बैंगनी। प्रिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रिज्म का काम क्या है? प्रिज्म का काम है 7 अलग अलग भागों में प्रकाश को तोड़ देना। श्वेत प्रकाश को 7 अलग अलग भागों में तोड़ना। अब हमारा यहाँ पे कुछ नोट है कि प्रकाश की गति हमेशा सीधी रेखा में होती है। कि प्रकाश कैसे गुजरता है? सदैव सीधी रेखा में। जैसे कि कैसे समझेंगे? समझ लीजिए, ये एक कैंडल है, मोमबत्ती है, यहाँ पे लौ जल रहा है। जैसे ही इसको हम लोग एक पाइप के सामने ले आएंगे तो यहाँ इधर से देखेंगे तो लाइट दिखाई देगा पूरा स्पष्ट तरीके से। लेकिन जैसे ही यह गल जाएगा, मोमबत्ती गल के छोटा हो जाएगा, पाइप यहीं पे रहेगा, तो इसका लाइट दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। अब ये जो है लाइट इधर सीधा रहेगा नीचे की ओर, उधर की ओर दिखाई देगा। तो इससे पता चलता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गुजरता है। प्रत्येक चमकदार अथवा पॉलिश किया हुआ पृष्ठ वह दर्पण की भांति व्यवहार करता है। तो कोई भी जो सतह है, चिकना होता है, चमकदार होता है, पॉलिशदार होता है, वह दर्पण की भांति व्यवहार करता है। याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि प्रकाश का परावर्तन केवल दर्पण से ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी भी चमकीले सतह से हो सकता है, पॉलिश वाले सतह से हो सकता है। तो ये तो था हमारा 7 क्लास का एनसीईआरटी समाप्त हुआ। ये अंतिम चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे होगा जिसका नाम है एडू। इस टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो 7 क्लास का एनसीईआरटी का साइंस चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8। क्लास 8वीं का हम लोग जो है एनसीईआरटी देखेंगे। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। जो लोग इसमें नए जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं
क्योंकि ये चीज़ें यूट्यूब पे जल्दी देखने को या कहीं से देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ये एनसीईआरटी है, बहुत टफ होता है और हम बहुत आसानी से सरल भाषा में इसको पढ़ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।